नमस्कार बच्चों, स्वतंत्र भारत के परमवीर इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 12वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्वतंत्र भारत के परमवीर, और इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। अब तक हमने इसके पहले सेशन में देखा था कि यहाँ पर दादाजी सारे बच्चों को अपने अनुभव बता रहे हैं और वह परमवीर चक्र किसे कहते हैं, क्यों दिया जाता है और कौन कौन से ऐसे वीर सैनिक हैं जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, इसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को दे रहे। चलो, तो आपको भी बहुत अच्छा मजा आ रहा है इस पाठ को पढ़ने में, और भी हम परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों की जानकारी पाठ के अगले परिच्छेदों से हम जान लेते हैं। अब केशव दादाजी से पूछ रहा है केशव, कैप्टन मनोज पांडे के बारे में हमने भी समाचार पत्रों में पढ़ा था। देश के लिए कुर्बान होने वाले इन वीर जवानों को हम सलाम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दादाजी ने कैप्टन मनोज पांडे इनके बारे में, जो कारगिल युद्ध के समय वीरगति प्राप्त कर गए थे और उनको इस पुरस्कार से, परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो उन्होंने किस प्रकार से 4 बंकरों को नष्ट कर दिया था, इसका वर्णन दादाजी ने बच्चों को बताया। अब आगे केशव पूछता है कि दादाजी से, दादाजी, कारगिल युद्ध में उत्तर प्रदेश के अन्य सैनिकों को भी यह सम्मान मिला है? दादाजी: हाँ, मिला है ना। उत्तर प्रदेश के निवासी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को सबसे कम आयु में परमवीर चक्र से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त है। अब देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि ये जो सम्मान जो होता है वो मृत्यु के पश्चात ही दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। मृत्यु न होने पर भी वीर सैनिकों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसमें दादाजी बता रहे, तो इसमें अब दादाजी हमें उत्तर प्रदेश के रहने वाले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको कम उम्र में यह सम्मान दिया गया है, उनके बारे में दादाजी हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे। इनका जन्म बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद अहिर गांव में 10 मई 1980 को हुआ था। सन 1999 ईस्वी सन में जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र की 16 से 18,000 फुट ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया था। इन घुसपैठियों ने श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण राजमार्ग पर गोलीबारी आरंभ कर दी थी। अब देखिए, यहाँ पर दादाजी बता रहे हैं कि योगेंद्र सिंह यादव, इन्होंने किस प्रकार से अचानक से किया गया 1989 का जो जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र के यहाँ पर ऊंची पहाड़ियों में जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था, तो उस समय का वर्णन यहाँ पर हमें दादाजी बता रहे कि इन घुसपैठियों ने क्या किया था। शत्रु पक्ष कहाँ से आक्रमण करे थे? पाकिस्तानी शत्रु पक्ष थे, और वह श्रीनगर के लेह से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण राजमार्ग से वह डटे हुए थे। वहां पर वो गोलीबार करना शुरू कर दिया था। 2 जुलाई की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशल ठाकुर के नेतृत्व में ग्रेनेडियर योगेंद्र को टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश दिया। अब देखिए, उस समय जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कर्नल कुशल ठाकुर थे, और उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में ग्रेनेडियर योगेंद्र को टाइगर हिल नामक टुकड़ी पर या उनके बंकर पर भेजा गया, और वहां पर उनको टाइगर हिल पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। दल में ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सहित 7 कमांडो को शामिल किया गया। टाइगर हिल पर घुसपैठियों की 3 चौकियां बनी थी। अब देखिए, उस टाइगर हिल पर आक्रमणकारियों ने, शत्रु पक्ष के घुसपैठियों ने 3 अलग अलग चौकियां बना दी थी। पहले मुठभेड़ में पहली चौकी पर कब्जा कर 7 कमांडो वाला दल आगे बढ़ा। कुछ ही दूर पर आगे बढ़ने पर दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबार आरंभ हुई। तो इस प्रकार ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह अपने 7
कमांडो वाले दल को आगे बढ़े। पहले मुठभेड़ में वह पहली चौकी पर गए और वहां पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर दुश्मन की ओर से अंधाधुंध गोलीबार आरंभ हो गई, जिसमें 2 सैनिक शहीद हो गए। दोनों सैनिकों को वापस छोड़ शेष 5 जांबाज सैनिक आगे बढ़े, किंतु पुनः एक भीषण मुठभेड़ हुई। अब देखिए, जो 7 कमांड थे उसमें से 2 सैनिक पर हमला हो चुका था, वह वहां पर शहीद हो चुके थे। अब बचे थे 5 जांबाज सैनिक। तो उन 5 जांबाज सैनिकों को आगे बढ़ना था। उन्होंने किसी भी प्रकार से हार नहीं मानी थी, लेकिन उन 5 जांबाज सैनिकों के आगे बढ़ने के बाद एक भीषण युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें 4 कमांडो और शहीद हो गए। अब 7 थे, उसमें से 2 ऑलरेडी मर चुके थे, शहीद हो चुके थे। उसके बाद 5 बचे थे, 5 में 4 कमांडो शहीद हो गए। अब बचे केवल 1 थे और वह थे योगेंद्र सिंह यादव। हालांकि वह भी बुरी तरह घायल थे। उनके हाथ में 1 और जांघ में 2 गोली लगी थी। अब देखिए, 7 कमांडो में से केवल अब योगेंद्र सिंह यादव ही बचे थे। उन पर भी आक्रमण हुआ था, वो घायल हो चुके थे। जांघ में 2 गोली और हाथ में 1 गोली लगी हुई थी। फिर भी वह घबराए नहीं, अपने जीत पर, अपने वीरता पर वो अड़े रहे। उनके बाएं हाथ की हड्डी टूट गई थी और हाथ ने काम करना बंद कर दिया था। फिर भी वे हिम्मत नहीं आ रही। अब देखिए, एक हाथ में गोली लगी है, 2 जांघ में 2 गोलियां लगी है और उसके साथ साथ बाएं हाथ की हड्डी भी टूट गई थी और हाथ काम करने योग्य नहीं बचा था। फिर भी वह घबराए नहीं, हिम्मत नहीं हारी। हाथ को बेल्ट से बांधकर कोहनी के बल चलना आरंभ किया और इस स्थिति में भी कई घुसपैठियों को मार गिराया। इस प्रकार दूसरी चौकी पर भी कब्जा हो गया। अब 3 चौकियां थी दुश्मनों की, तो उसमें से 2 चौकियों को नष्ट कर दिया गया था। योगेंद्र सिंह ने अकेले ही अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए चौकी पर शेष बचे घुसपैठियों को भी मार गिराया और तीसरी चौकी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। इसी बीच उन्होंने पाकिस्तानी कमांडर की आवाज सुनी, जो अपने सैनिकों को 500 फुट नीचे भारतीय चौकी पर हमला करने के लिए आदेश दे रहा था। तो देखो, उन्होंने योगेंद्र सिंह ने अकेले ने अदम्य साहस दिखाते हुए शेष बचे हुए घुसपैठियों को मार डाला और इस प्रकार 3 चौकियां जो दुश्मनों की थी उन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन उसी बीच उन्होंने क्या देखा कि 500 फुट नीचे जो भारतीय चौकी में सैनिक थे उन पर शत्रुओं ने, पाकिस्तानी कमांडर की आवाज उन्होंने सुना था कि उनके सैनिकों को उन्होंने ऑर्डर दिया था कि 500 फुट नीचे जो भारतीय सैनिकों की चौकी थी उन पर हमला करने का उन्होंने आदेश दे दिया था और यह बात उनको समझ में आ गई थी, उन्होंने सुन ली थी। इस जानकारी को अपनी चौकी तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर योगेंद्र सिंह ने पत्थरों को लुढ़कना प्रारंभ किया तथा जानकारी देने में सफल भी रहे, जिससे दुश्मनों को खदेड़कर भारतीय चौकी को बचा लिया गया। तो इस प्रकार से 3 पाकिस्तानियों के चौकियों पर उन्होंने हमला कर दिया था और अपने खुद के भारतीय चौकी को उन्होंने बचा लिया था। तो इस प्रकार से अदम्य साहस के वजह से उनको यह पुरस्कार दिया गया। अब आगे रहमान दादाजी से प्रश्न पूछ रहा है। रहमान, दादाजी, यह वीर तो अद्भुत है। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने मात्र 19 वर्ष के आयु में जो वीरता दिखाई है उस पर हम सभी को गर्व है। हमारी इच्छा और शूरवीरों के बारे में जानने की हो रही है। अब देखिए, बच्चों के मन में उत्सुकता बढ़ गई है, किस प्रकार से वीर सैनिकों ने शत्रु पक्ष पर आक्रमण किया, उन पर हमला किया और किस प्रकार से हमारे देश के वीर सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को बचाया और इस प्रकार से कारगिल युद्ध जीता गया। यह सारी बातें जानकर वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और उनके मन की और की इच्छा बढ़ती गई शूरवीरों के बारे में जानने के लिए। दादाजी अब उनको बता रहे हैं कारगिल लड़ाई में जो युद्धवीर थे उनके बारे में बता रहे हैं। दादाजी, मैं तुम लोगों को कारगिल की लड़ाई में इस सम्मान को पाने वाले राइफलमैन संजय कुमार के बारे में बताना चाहता हूँ,
जो मेरे ही प्लाटून का सैनिक था। अब देखिए यहाँ पर दादाजी जिस प्लाटून में कार्य कर रहे थे वहां पर कार्यरत होने वाले राइफलमैन संजय कुमार के बारे में बता रहे हैं। प्लाटून का अर्थ होता है कि सेना की टुकड़ी होती है जिसमें लगभग 40 से 50 सैनिक होते हैं। तो इन 40 से 50 सैनिकों के बीच में दादाजी भी थे और राइफलमैन संजय कुमार भी थे। संजय कुमार की बहादुरी को मैंने अपने आंखों से देखा था। अब देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है। मुश्को घाटी पर स्थित चौकी नंबर 4875 पर फतह किए बिना द्रास के हेलीपैड पर अपना हेलीकॉप्टर उतारना, सीधे सीधे दुश्मन के निशाने पर आना था। इस स्थिति में 4 जुलाई 1989 को राइफलमैन संजय कुमार जब हमले के लिए आगे बढ़े तो दुश्मनों ने ऑटोमेटिक गन से जबरदस्त गोलाबारी आरंभ कर दी और आगे बढ़ना कठिन हो गया था। अब देखिए इस समय क्या हुआ था कि हेलीकॉप्टर दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया था और हेलीकॉप्टर उन दुश्मनों के बीच सीधा सीधा उतरना, दुश्मनों के बीच उनको पता था कि अब सीधा सीधा वहां पर अगर हम उतर जाएंगे तो दुश्मन का निशाना बन जाएगा। लेकिन ऐसी भी स्थिति में 4 जुलाई को उन्होंने क्या किया, राइफलमैन संजय कुमार ने जब वो हमले के लिए आगे बढ़े तो दुश्मनों ने उनके पास जो गन थे वो ऑटोमेटिक थे। ऑटोमेटिक गन के वजह से जबरदस्त गोलाबारी होना आरंभ कर दी गई थी और इस कारण राइफलमैन संजय कुमार को आगे बढ़ना बहुत कठिन हो रहा था। स्थिति की गंभीरता का देखते हुए संजय कुमार ने यह तय किया कि उस ठिकाने को अचानक हमले से खामोश कर दिया जाए। इसी इरादे से संजय कुमार ने एकाएक हमला कर आमने सामने मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को मार गिराया। अब उनको पता था कि कुछ भी हो सकता है, तो हमला तो जोरदार चालू था दुश्मन पक्ष शत्रु पक्ष के ओर से, तो उनको लगा कि अभी किसी भी प्रकार से मौत तो होने वाली है, तो वो खामोश बैठने से अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, उन पर हमला करता रहूँगा। तो उन्होंने पहले वो खामोश थे लेकिन अचानक से हमला शुरू कर दिया। इसी इरादे से उन्होंने एकाएक हमला कर दिया और आमने सामने शत्रु पक्ष के सामने आकर वह युद्ध करने लगे और इसी मुठभेड़ में 3 दुश्मनों को उन्होंने मार गिराया। इस आकस्मिक आक्रमण से दुश्मन बौखलाकर भाग खड़े हुए और अपना मशीन गन भी छोड़ गए। इस मुठभेड़ में संजय कुमार पीछे नहीं हटे और दुश्मनों की मशीन गन से ही उनका सफाया करना आरंभ किया और तब तक जूझते रहे जब तक वह पॉइंट अर्थात चौकी दुश्मनों से पूरी तरह खाली नहीं हो गया। अब इस प्रकार जब तक उन्होंने अपने चौकी पर दुश्मनों ने जो कब्जा कर दिया था वह अपने जीवन के अंतिम समय तक जूझते रहे जब तक वो दुश्मन अपनी चौकी छोड़कर भाग न जाए। इस वीर सैनिक का जन्म, अब यहाँ पर दादाजी बता रहे हैं उनके जन्म के बारे में और वो कहाँ से थे, कौन से गांव से थे, कौन से प्रदेश से थे, इसका वर्णन यहाँ पर दादाजी कर रहे हैं। इस वीर सैनिक का जन्म 3 मार्च 1976 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके इस अदम्य साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से अलंकृत किया। आगे मंजिरी दादाजी से प्रश्न पूछ रही है, दादाजी मेरे पिताजी कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की चर्चा अक्सर घर में करते हैं, आप उनके बारे में भी हमें बताएं। दादाजी यहाँ पर अब कारगिल युद्ध में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में बता रहे हैं। उनका जन्म, कैप्टन विक्रम बत्रा, इनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में पैदा हुए। कैप्टन विक्रम बत्रा दिसंबर 1997 में अपनी शिक्षा समाप्त कर सोपोर में सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। लेफ्टिनेंट यह बहुत ही बड़ा पद होता है, कमीशन अधिकारी का पहला रैंक यह माना जाता है। आगे वो बता रहे कि 1 जून 1989 को कारगिल युद्ध के दौरान हम्प और राकीब नाब स्थान को जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी
5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा दिया गया। वह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम था, फिर भी विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1989 को सुबह 3:30 बजे तक इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद फ्लाइंट 4815 को भी कब्जे में लेने की बागडोर इन्हें सौंपी गई। इस अभियान में उन्होंने अपनी जान की परवाह के बिना अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार यहाँ पर दादाजी के द्वारा बहुत सारी जानकारी बच्चों को मिली। बच्चे, दादाजी अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले इन वीरों के बारे में बताकर हम सब बच्चों का बहुत मनोबल बढ़ाया है। अंत में सभी बच्चों ने दादाजी को पैर छूकर प्रणाम किया और अपने अपने घर लौट गए। तो यहाँ पर देखिए, हमें परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों के बारे में दादाजी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आपके पाठ्य पुस्तक में कौन से वीर सैनिकों को यह सम्मान दिया गया है, उनके नामों की लिस्ट यहाँ पर बताइए, जो हम एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों, पाठ के अंत में इसे भी जाने, इस पेज पर आपको कारगिल योद्धाओं जो वीर सैनिक है उनको जो यह पुरस्कार दिया गया, उनका नाम दिया गया है। लिस्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कारगिल युद्ध 1989 तक कुल 21 वीर सैनिकों को इस पदक से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम, वीर प्रदर्शन उन्होंने कब दिया, किस संदर्भ में दिया गया और वो ईयर सब दिया है, आप एक बार आपके पाठ्य पुस्तक में देख लेंगे। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।